हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभलक्ष। आज के इस वीडियो में हम हिमालय के उत्पत्ति और निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनसे एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, हिमालय पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो जो हिमालय है यह पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ये रहा हमारा हिमालय, ये पश्चिमी हिस्सा रहा और ये पूर्वी हिस्सा रहा। तो पूरब से पश्चिम विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है। और हिमालय के अलावे दुनिया में हमें और बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे इंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल पर्वत। किंतु ये जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं ये उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत हैं, किंतु हिमालय पर्वत श्रेणी पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। तो यहाँ से कई बार सवाल बन सकता है कि पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है। आगे बात करें तो हिमालय की पूरब से पश्चिम की जो दूरी है 2500 किलोमीटर है। यानी हिमालय पूरब से पश्चिम की ओर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार 2500 किलोमीटर तक है। और हिमालय के पश्चिम में नंगा पर्वत है और हिमालय के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी है, जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार में स्थित है। तो जो हिमालय पर्वत है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है यह नंगा पर्वत है और इसका पूर्वी जो हिस्सा है इसमें हमें नामचा बरवा देखने को मिलता है, जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है तिब्बत पठार में। और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में जो हिमालय पर्वत का विस्तार है वह कुल 2500 किलोमीटर तक है। यानी पूरब से पश्चिम तक का, जो पूरब में नामचा बरवा है हिमालय का और जो पश्चिम में नंगा पर्वत है हिमालय का, इनके बीच में जो हिमालय का विस्तार हुआ है वह 2500 किलोमीटर तक हुआ है। आगे बात करें तो हिमालय पश्चिम भाग में अधिक चौड़ा है तथा पूर्वी भाग में कम चौड़ा है। तो जो हिमालय है वह अपने पश्चिमी हिस्से में, तो यह हिमालय का पश्चिमी हिस्सा है, इसमें ये अधिक चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई जो ये हरा वाला पार्ट दिख रहा है और ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये पूरा हिमालय है, तो इसकी चौड़ाई अधिक दिख रही है। और ये जैसे जैसे पूरब की ओर जाता है तो पूर्वी हिस्से में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। और पूर्वी हिस्से में चौड़ाई कम होने के कारण हिमालय की ऊंचाई पूर्वी हिस्से में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है पश्चिमी हिस्से की अपेक्षा। तो पूर्वी हिस्से में हिमालय की चौड़ाई कम होने के कारण हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे बात करते हैं तो हिमालय पर्वत की आकृति हमें चापाकार अथवा धनुषाकार देखने को मिलती है। और हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय का जो एरिया, हिमालय का जो क्षेत्रफल है वह 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हिमालय की आकृति चापाकार है, चाप की तरह है, धनुषाकार। तो जो हिमालय है, हमें हिमालय दिख रहा है इस तरह का धनुषाकार गया हुआ है, तो ये धनुषाकार आकृति का है, इसे चापाकार आकृति भी कह सकते हैं। अब आगे बात करें तो हिमालय पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। तो जो हिमालय पर्वत है ये पूर्वी छोर, तो हिमालय का ये रहा पूर्वी छोर, ये पूर्वी छोर में भी मुड़ जाती है दक्षिण की ओर और पश्चिमी छोर में मुड़ जाती है दक्षिण की ओर। तो ये दोनों छोर में ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। पूर्वी छोर में जब ये दक्षिण की ओर मुड़ती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो म्यांमार वाले इलाके में जाती है और यहाँ पे ये आराकान योमा पर्वत कहलाता है। तो ये म्यांमार वाले हिस्से में एक जाती है और एक भारत का जो पूर्वी राज्य है इधर जाती है। और इन राज्यों में इस पर्वतमाला को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत को पटकई बूम कहा जाता है और नागालैंड में नागा पहाड़ी कहा जाता है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी कहा जाता है और मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहा जाता है। तो पूर्वी हिस्से में दक्षिणावर्त मुड़ता है हिमालय पर्वत और ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला तो म्यांमार की ओर जाता है, जिसे म्यांमार में आराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा हिस्सा है वो भारत के पूर्वी राज्यों की ओर मुड़ता है और पूर्वी राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकई भूम कहा जाता है, नागालैंड में नागा पहाड़ी कहा जाता है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी कहा जाता है और मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहा जाता है। तो ये हमारा था हिमालय का पूर्वी हिस्सा। इसी प्रकार से हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है ये भी दक्षिणावर्त मुड़ जाता है और ये भी दो हिस्सों में जाता है। एक तो पाकिस्तान की ओर आता है, इसे सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है, और एक अफगानिस्तान की ओर चला जाता है जिसे हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो हिमालय विश्व का नवीन वलित पर्वत है। तो नवीन वलित पर्वत कहने का मतलब मुड़ेदार पर्वत, मुड़ा हुआ है। तो जो हिमालय है वह विश्व का नवीन मतलब नया वलित पर्वत, मुड़ा हुआ पर्वत है। अब आगे बात करें
तो हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। अब ये सेनोजोइक महाकल्प क्या है? तो एक तरह का ये समय काल है, कालक्रम है। तो सेनोजोइक महाकल्प का जो समय काल था, उसी समय काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री कोबर का भूसंनति सिद्धांत करता है। तो जो हिमालय की उत्पत्ति है, इसके बारे में कोबर ने बताया है, और कोबर का भूसंनति सिद्धांत है, इसी में हमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है और इसे सबसे अच्छी व्याख्या माना जाता है। यानी कोबर ने सबसे बेहतर तरीके से बताया है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में। और कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया है कि आज जहां हिमालय पर्वत है, यहाँ पहले टेथिस भूसंनति था, और कोबर ने भूसंनति शब्द का प्रयोग सागर के लिए किया था। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में कोबर ने अपनी एक सिद्धांत दी है, जिसे कहा जाता है भूसंनति सिद्धांत। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि भूसंनति सिद्धांत किसने दिया था? तो कोबर ने दिया था। और कोबर अपने भूसंनति सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, और इनकी व्याख्या को सबसे अच्छा, सबसे उत्तम माना जाता है। और कोबर अपने सिद्धांत में कहते हैं कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले टेथिस भूसंनति था, और भूसंनति का प्रयोग कोबर ने सागर के लिए किया है। यानी कहने का मतलब था कोबर का कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ टेथिस भूसंनति यानी टेथिस सागर था। तो जो ये हिमालय पर्वत हमें दिख रहा है, तो हिमालय पर्वत के स्थान पे टेथिस भूसंनति था, यानी टेथिस सागर था। तो इसे हम इधर एक और मैप के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारा भारत का हिस्सा रहा, ये रहा हमारा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का जो ये दक्षिणी हिस्सा था और ये उत्तरी हिस्सा, तो भारत का ये दक्षिणी हिस्सा और ये उत्तरी हिस्सा, इसी के बीच में हिमालय पर्वत था, जहाँ कोबर ने कहा था कि हिमालय पर्वत के स्थान पे टेथिस सागर था, टेथिस भूसंनति था। और टेथिस भूसंनति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड था। तो कोबर बोलते हैं कि जो टेथिस सागर था, जहाँ आज वर्तमान में हिमालय है, उसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और उत्तर में अंगारा लैंड था। आगे बात करें तो इन दोनों भूखंडों में अनेक नदियां बहती थी। तो कोबर कहते हैं कि जो दक्षिण में गोंडवाना लैंड है और जो उत्तर में अंगारा लैंड है, इन दोनों भूखंडों में नदियां बहती थी। तो इनसे हमें नदियां देखने को मिलती है। कोबर के हिसाब से यहाँ नदियां बहती थी, और ये नदियां अपने साथ बालू, बहुत छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े नदियां बहा के लाती है। तो इसी तरीके से ये नदियां बह के आती थी। अंगारा लैंड से नदियां बह के आती थी टेथिस सागर में, और गोंडवाना लैंड से बह के आती थी टेथिस सागर में। तो ये दोनों नदियां, ये दोनों ही भूखंडों की नदियां अपने साथ काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में चट्टानों के टुकड़े, बालू वगैरह लाते थे, अवसाद लाते थे, और ये अवसाद को टेथिस सागर में जमा करते थे और टेथिस सागर में भरने लगे। अब आपके मन में होगा कि सर यहाँ टेथिस सागर कहाँ से आ गया? तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये गोंडवाना लैंड है, तो इसके हमें पश्चिम में अरब सागर देखने को मिलता है, और पूरब में बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का ही हिस्सा होगा टेथिस सागर। ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि टेथिस सागर इधर से आपका बंगाल खाड़ी से मिल जाता होगा, और इधर से ये अरब सागर से मिल जाता होगा। तो ये जो गोंडवाना लैंड था, ये चारों ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र था। इधर टेथिस सागर देखने को मिल रहा है, पूरब में आपको बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और इधर उत्तर की ओर टेथिस सागर। तो ये हमारा गोंडवाना लैंड का तो इस तरीके से होगा। तो जब यहाँ की नदियाँ काफ़ी मात्रा में यहाँ अवसाद जमा करने लगे टेथिस सागर में, तो यह प्रक्रिया लगातार होती रही और बहुत लंबे वर्षों तक चला, लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रहा। और इस तरह से यहाँ अवसाद भरने लगे टेथिस सागर में, और अवसाद भरते गए भरते गए भरते गए, और ये धीरे धीरे जो नीचे है, ये अवसाद लंबे समय के बाद एक चट्टान का रूप लेने लगे। उसके बाद इसमें और अवसाद भरने लगा। इस तरीके अवसाद भरते 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 क्या हो गया, एक समय ऐसा आया कि ये और नीचे जाने लगा। तो ये क्या हो गया, ये और नीचे धंसने लगा। तो जो चट्टान है, इसमें दबाव डाला नीचे की ओर, तो ये और नीचे धंसने लगा। और जैसे ही नीचे धंसा, तो ये इस तरह का था, जैसे नीचे इसमें जोर पड़ा तो ये सिकुड़ गया। क्या हो गया, ये सिकुड़ गया। तो टेथिस भूसंनति सिकुड़ गया। तो जो टेथिस सागर था वह सिकुड़ गया, और सिकुड़ने के फलस्वरूप इसकी चौड़ाई घटने लगी। तो जब ये सिकुड़ गया, जब टेथिस सागर था, इसमें अवसाद भरे, और अवसाद लाखों वर्षों के बाद चट्टान का रूप ले लिए। इसमें और नदियां और अवसाद भरे, तो जैसे जैसे इसमें और ज़्यादा अवसाद हुआ, तो ये नीचे दबाव डालने लगा। तो दबाव डालने के कारण ये नीचे और धंसने लगा, और जैसे जैसे ये टेथिस सागर नीचे और धंसने लगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वह सिकुड़ गया। तो ये इसकी चौड़ाई कम हो गई। तो ये इस तरह का था, इसमें जोर पड़ा नीचे, तो ये ऐसे कम हो गया। तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई घट गई, और चौड़ाई घटने से और सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा, और मोड़ पड़ने की क्रिया किनारों पर अधिक हुई। परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल के रूप में ऊपर उठ गया। तो जो ये अवसाद हैं, जो नदियाँ अवसाद भरे,
इसके वजह से इसमें जोर पड़ा टेथिस सागर में नीचे की ओर। अब जब इसमें नीचे की ओर जोर पड़ा तो ये टेथिस सागर सिकुड़ गया। तो सिकुड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, जो इसमें अवसादी चट्टान जमा थी उसमें मोड़ पड़ने लगा और ये मोड़ किनारों पर अधिक पड़ा। तो जो टेथिस सागर का जो अवसाद था वो इस तरह से फैला हुआ था, इसमें जोर पड़ा तो ये नीचे की तरफ दबाव जब डाला तो ये सिकुड़ गया तो इसकी जो चौड़ाई थी वह कम हो गई और इसकी चौड़ाई कम होने के कारण ये जो अवसाद था ये किनारे किनारे उठ गया। किनारे किनारे इन अवसादों में मोड़ पड़ने लगा और किनारों में ही अधिक मोड़ पड़ा तो ये किनारे किनारे ऊपर की ओर उठ गए और जो बीच वाला हिस्सा था वह समतल के रूप में ऊपर उठा। ये ऊपर उठा लेकिन ये समतल के रूप में, लेकिन किनारे वाला कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ गया। और ये जो किनारे में जो मोड़ उठा उसमें जो एक तरफ का मोड़ है वह हिमालय पर्वत कहलाया, दूसरे तरफ का मोड़ क्युनलुन पर्वत कहलाया और जो बीच का भाग है वह तिब्बत का पठार कहलाया। तो कोबर कहते हैं कि इसमें जब मोड़ पड़ा टेथिस सागर में साइड में यानी किनारे किनारे जब मोड़ पड़ा तो किनारे किनारे मोड़ पड़ने से ये ज़्यादा ऊपर उठ गए और बीच वाला भाग समतल के रूप में ही ऊपर उठा। और यही जो तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा आपका हिमालय पर्वत कहलाया, एक हिस्सा क्युनलुन पर्वत कहलाया, ये दोनों उठे हुए भाग थे और जो समतल भाग बच गया उसे तिब्बत का पठार कहा गया। तो ये कोबर की थ्योरी है जिसे भूसन्नति सिद्धांत कहा जाता है। तो हम लोगों ने भूसन्नति सिद्धांत समझा। तो कोबर अपने सिद्धांत में बताते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और भारत का उत्तरी जो हिस्सा है वह अंगारा लैंड का हिस्सा है और इन दोनों के बीच में हमें वर्तमान में हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। और हिमालय पर्वत से पहले यहाँ पे टेथिस भूसन्नति था यानी टेथिस सागर था और जो गोंडवाना लैंड की नदियाँ थी और जो अंगारा लैंड की नदियाँ थे इन नदियों ने लाखों वर्षों तक टेथिस सागर में अवसाद जमा किया और अवसाद जमा करने से टेथिस सागर में जोर पड़ा और जोर पड़ने की वजह से टेथिस सागर में सिकुड़न देखने को मिला और टेथिस सागर के सिकुड़ने से इसमें जो अवसाद जमा था उसमें मोड़ पड़ा और ये जो मोड़ किनारे किनारे पे अधिक पड़ा, बीच वाले हिस्से में कम पड़ा। तो किनारे में अधिक मोड़ पड़ने के कारण इसकी ऊंचाई ज़्यादा उठ गई और जो बीच वाला भाग था वह समतल के रूप में उठ गया। तो किनारे किनारे वाला पहला किनारे आपका हिमालय पर्वत कहलाया और दूसरा किनारा आपका कहलाया क्युनलुन पर्वत और जो समतल भाग बीच में उठा वह कहलाया तिब्बत का पठार। तो ये हमारा कोबर की भूसन्नति सिद्धांत थी। तो कोबर के अलावे भी हमें एक और सिद्धांत देखने को मिलता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोबर के सिद्धांत के बाद हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में एक और सिद्धांत की बात करते हैं और वह सिद्धांत है हैरी हैश का सिद्धांत। हैरी हैश के सिद्धांत की बात करें तो उससे पहले हम बात करते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित व्याख्या कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को माना जाता है। तो कोबर ने जो अपना भूसन्नति सिद्धांत दिया था हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में उसे सबसे प्रमाणित व्याख्या माना जाता है, यानी सबसे प्रमाणित एक्सप्लेनेशन समझा जाता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में। और कोबर के बाद जो दूसरा सबसे प्रमाणित व्याख्या माना जाता है वह है हैरी हैश का सिद्धांत। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अलावा हैरी हैश का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सफल व्याख्या करता है। तो कोबर का सिद्धांत तो सफल व्याख्या कर रहा है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, लेकिन कोबर के बाद जो दूसरा सिद्धांत है वह है हैरी हैश का सिद्धांत। और हैरी हैश का कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो इसके माध्यम से हैरी हैश हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं और इसे दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाणित एक्सप्लेनेशन समझा जाता है कोबर के बाद हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में। तो यहाँ से तो सबसे पहला सवाल बनेगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरी हैश ने दिया था। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दिया था? तो हैरी हैश ने दिया था। दोनों तरीके से सवाल बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित हैं और इन्हीं भूखंडों को प्लेट कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई में यानी 200 किलोमीटर के डेप्थ में जाने पर हमें दृढ़ भूखंड मिलता है और ये दृढ़ भूखंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार 6 है। तो जो ये दृढ़ भूखंड मिलता है 200 किलोमीटर की गहराई में जाने पे, पृथ्वी के 200 किलोमीटर नीचे गहराई में जाने पे हमें दृढ़ भूखंड मिलता है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार
ये जो दृढ़ भूखंड है ये कुल 6 हैं, इन्हें 6 भागों में बांटा गया है और इन दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहा जाता है। और ये जो 6 दृढ़ भूखंड हैं ये है इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, जिसे प्रशांत महासागर प्लेट भी कहा जाता है, अंटार्कटिका प्लेट। मैप के माध्यम से समझें तो ये जो हमारा हिस्सा है ये पूरा, ये आपका अमेरिकन प्लेट हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया, ये इंडियन प्लेट हो गया, ये अफ्रीकन प्लेट हो गया। उसके बाद सबसे दक्षिण में ये अंटार्कटिका प्लेट और सबसे इधर पूर्व हिस्से में पैसिफिक प्लेट हो गया। तो ये हमारे 6 प्लेट देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं बल्कि गतिशील अवस्था में हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है कि ये जो 6 प्लेट हैं ये 6 प्लेट मोशन में गतिशील हैं, स्थिर नहीं है, ये गति करते रहते हैं। और भारत इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है और जो हमारा इंडिया है ये इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। ये हमारा इंडियन प्लेट वाला हिस्सा है और ये हमारा इंडिया है, यानी इंडियन प्लेट के ऊपर हमारा भारत स्थित है, सिचुएटेड है। आगे बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया तब दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर में जमे अवसादी मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इन्हीं वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहता है कि जो ये 6 भूखंड हैं, 6 भूखंड ये गतिशील अवस्था में हैं, ये स्थिर नहीं है। और गतिशील अवस्था में होने के कारण जो इंडियन प्लेट है ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और उत्तर की ओर प्रवाहित होने से यह यूरेशियन प्लेट से टकराए। तो जो ये इंडियन प्लेट है ये हमारा भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है ये इंडियन प्लेट का हिस्सा है और जो उत्तरी भाग है वो हमारा यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। अब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ये कहता है कि प्लेट गतिशील अवस्था में, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, इस दिशा में उत्तर की ओर गया और ये उत्तर की ओर जब गया और इधर आपका यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच हमें टेथिस सागर देखने को मिलता है। कोबर ने भी ये कहा था और हैरियस के सिद्धांत में भी टेथिस सागर की चर्चा हुई है। तो हैरियस और कोबर दोनों ने टेथिस सागर की चर्चा की है और हैरियस कहते हैं कि जो इंडियन प्लेट था और जो यूरेशियन प्लेट था इन दोनों प्लेटों के बीच हमारा टेथिस सागर था, जहाँ भी हिमालय है वहाँ टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर अब इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो उसके बीच जो टेथिस सागर था उसमें जो मलबा था वह मलबा क्या हुआ, ऊपर उठ गया, उसमें मोड़ पड़ गया, वलन हो गया। तो मोड़ पड़ने के कारण ये ऊपर की ओर उठ गया और इसी के कारण, इसी के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसको समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारा रहा टेथिस सागर का हिस्सा, ये हमारा टेथिस सागर का हिस्सा, इसमें अवसाद जमा हुआ है टेथिस सागर का। इधर से आपका आ रहा है इंडियन प्लेट और यहाँ आपका है यूरेशियन प्लेट। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये दोनों जब आपस में टकराएंगे ये इधर से टक्कर मारेगा, ये इधर से टक्कर मारेगा, तो इसमें जो मलबा है वो क्या होगा, ये ऊपर की उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा। इधर से ऐसे गया, टक्कर मारी, दोनों आपस में टकराए तो इसके बीच में जो मलबा जमा था ये ऊपर की ओर उठ गया, ये ऊपर की ओर उठा और ऊपर की ओर उठने से ये हिमालय पर्वत का निर्माण किया। तो ये थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराया, इसी के टकराने से जो टेथिस सागर में अवसाद जमा था उसके ऊपर उठ जाने के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हैरियस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब आगे बात करते हैं तो हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां हमें देखने को मिलती है। 4 पर्वत श्रेणियां को शामिल किया जाता है हिमालय के अंतर्गत और ये 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है, तो ये है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, तीसरा है लघु हिमालय जिसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के अंतर्गत हमें 4 पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। 4 पर्वत श्रेणियां को शामिल किया जाता है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन 4 श्रेणियों की चर्चा, जो हिमालय की ये 4 श्रेणियां हैं, इन 4 श्रेणियों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझ लिया और यहाँ से किस तरह के सवाल बन सकते हैं इसके बारे में भी समझ लिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।